हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में भी हमने बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए टीजीटी हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा आयादी संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्या प्लस आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्व प्लस उत्तम। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व प्लस उत्तम है और इसमें गुण स्वर संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत प्लस चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण है और इसमें व्यंजन संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मता प्लस ओजस्वी। महोजस्वी का संधि विच्छेद महा प्लस ओजस्वी है और इसमें वृद्धि स्वर संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, समास का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विगु। फिर क्वेश्चन नंबर 8, घनश्याम में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। घनश्याम में बहुव्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता लक्षित करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तमदाता शब्द में समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। तमदाता में तत्पुरुष समास है। तमदाता का अर्थ होता है तम यानी अंधकार को प्रदान करने वाला। वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जलज शब्द में समास छाटिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। जलज शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होगा जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के हम लोगों को सवालों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन है, फसल और पके फल किसकी देन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नदियों की। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार फसलें और पके फल नदियों की देन होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को पढ़ के सवाल के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन है, भगवान राम ने किसका संहार किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राक्षसों का। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़ के सवाल के जवाब देने हैं। तो सवाल है, सुख दुख में कौन समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। सुख दुख में द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक और गद्यांश है और इस गद्यांश को भी पढ़ के सवाल के जवाब देने हैं। तो सवाल है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। कवि ने उपयुक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से दुर्योधन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने को असाध्य कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी एक पंक्ति दिया गया है और उस पंक्ति को पढ़कर सवाल के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन है, भगवान का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दिए गए विकल्पों में उपयुक्त सभी भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर आदि भगवान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं? तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चेतावनी। बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में चेतावनी का भाव प्रकट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, करण कारक। वाक्य में चाकू से करण कारक का उदाहरण है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। तो उपयुक्त वाक्य में व्यापारी है विधेय है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात की जाती है उसको विधेय कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बपौती में मूल शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाप। बपौती में मूल शब्द बाप है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में किसके अपादान कारक की विभक्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में अपादान कारक की विभक्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो रुचि घर जा रही है इस वाक्य में कृतवाच्य है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गर्व करना। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ है गर्व करना। फिर क्वेश्चन नंबर 24, सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग्योदय होना। सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ भाग्योदय होना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, घात लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मौका ताकना। घात लगाना मुहावरे का अर्थ मौका ताकना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मुंह छुपाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लज्जित होना। मुंह छुपाना मुहावरे का अर्थ लज्जित होना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो टांग अड़ाने का मतलब अड़चन डालना होता है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा दबी हुई बात को फिर से उभारना। फिर क्वेश्चन नंबर 29, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन बी, निरक्षर होना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़िया लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी, विधवा विलाप करके रोने लगी, यह वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा विधवा विलाप करने लगी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में अनेकों राज्य है, यह एक अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध रूप होगा भारत में अनेक राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कृष्टि अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा विष शोभा और कृष्टि। फिर क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया यह एक अशुद्ध वाक्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है यह एक अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध रूप होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है वाक्य में बहुत सुंदर विशेषण पदबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पदबंध।
वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं पदबंध कहलाते हैं। और पदबंध के 5 प्रमुख भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 38, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञा पदबंध। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया रेखांकित शब्द में संज्ञा पदबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो, इसमें कौन पदबंध है? तो इस क्वेश्चन में जो पदबंध है वो है ऑप्शन बी, सर्वनाम पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्यय पदबंध। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा रेखांकित शब्द में अव्यय पदबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिस वाक्य से कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। फिर क्वेश्चन नंबर 42, मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन वाच्य है? तो मोहन चित्र बनाता है इसमें कृतवाच्य है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। और वह वाच्य जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्म। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, पूनम ने अपने बारे में बताया और ऑप्शन सी, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये दोनों ही कर्मवाच्य नहीं है। लेकिन आयोग ने ऑप्शन बी को ही इस सवाल का सही जवाब माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में ऑप्शन ए, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, यह वाक्य शुद्ध है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यह वाक्य शुद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए, कृपया आप ही यह बताएं, यह वाक्य शुद्ध है। बाकी के तीनों ही ऑप्शन अशुद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दिए गए ऑप्शंस में केवल ऑप्शन ए, तालाब में छोटा सा मंदिर है, यह एक शुद्ध वाक्य है। बाकी ऑप्शन बी, कोई काम में शीघ्रता ना करो, इसका शुद्ध वाक्य होगा, किसी काम में जल्दबाजी ना करो। ऑप्शन सी, बिजली का आविष्कार किसने किया, यह भी एक अशुद्ध वाक्य है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। फिर ऑप्शन डी, मोहन को लड़की हुआ है, यह भी एक अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा, मोहन के घर बच्ची का जन्म हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य को बोलते हैं जिसमें एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो। फिर क्वेश्चन नंबर 51, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 52, शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यंग। शब्द व्यंजन है तो उसके अर्थ व्यंग कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 53, को घटी ए वृषभानुजा वे हरधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शाब्दी व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यंजना में अन्य अर्थ प्रकट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा
तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यंजना। दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ शब्द व्यंजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अर्थालंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वह उभयालंकार कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 58, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। उक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना या संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला संदेह अलंकार कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। उक्त पंक्तियों में अलंकार का प्रकार बताए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टांत अलंकार। इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, खोले जो किवाड़ तुमको ही ऐसी बाट हरि नाम है, हमारी बसी कानन पहाड़ में, अलंकार पहचानिए। तो उक्त काव्य पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है, यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। भूषित करने वाले उपादानों को अलंकार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, रघुपति राघव राजा राम में कौन अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। और जिन अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति होती है उन्हें ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, यहाँ पे क्या कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकासे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। जब प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, रेशमी कलम से भाग्य लेस लिखने वालों कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 68, रूपक अलंकार है तो ऑप्शन सी, माया दीपक नर पतंग, यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, कंजकली कलिका लतान सिरसारी है में अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। कंजकली कलिका लतान सिरसारी है में रूपक और अनुप्रास दोनों ही अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, सब प्राणियों में मत मनोमयूर आहा नचा रहा है कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे भी पूछा गया है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर उपमेय या प्रस्तुत में उपमान या अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, फूले है कुमुद फुली मालती सघन वन फुली रहे तारो मानो मोती अनगिनत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 75, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 76,
बैन सुन्या जब से मधुर, तबते सुनत न बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में विरोध दिखाई पड़े वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे भी पंक्ति दिया गया है और अलंकार पूछा है, तो यहाँ पे भी विरोधाभास अलंकार है, यानी ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 78, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, विस्मय यह गोदावरी अमृत फल देत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, उससे हारी होड़ लगाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ ढकना और आच्छादित करना, ये दोनों ही होता है, यानी ऑप्शन सी अ और ब दोनों इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को यति कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 84, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो इसमें गुरु की मात्रा होगी, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, भगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भगड़ में एक गुरु और दो लघु वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपेंद्र व्रजा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, कविंत वार्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ? तो उपयुक्त पंक्ति में द्रुत विलंबित छंद है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णित छंद है? आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो उपयुक्त पंक्ति में वसंत तिलका छंद है और इसमें 14 वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भुजंग प्रयादी कौन सा छंद है? तो भुजंग प्रयादी ऑप्शन डी वर्णित छंद है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, काव्य गुण क्या है? तो काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना मम्मट ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। उपयुक्त पंक्तियाँ काव्य गुण से संबंधित है, तो उपयुक्त पंक्तियाँ प्रसाद गुण से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो प्रसाद, समता और समाधि, इन तीनों ही गुणों को भरत मुनि ने अपने काव्य गुणों में जगह प्रदान की है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, काव्य अलंकार सूतवृत्ति किसकी रचना है? तो यह रचना ऑप्शन ए आचार्य वामन की है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के 9 प्रकार हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 97, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 98, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके अलावा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है और अद्भुत का विस्मय होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 99, वीरों का कैसा हो वसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? तो उपयुक्त पंक्ति में वीर रस की प्रधानता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो अभी हमने जस्ट देखा कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, यानी ऑप्शन सी। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।